हेलो, नमस्कार, राम राम, माखणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो भाई, क्या हालचाल है? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा और अच्छे प्रकार से आप तैयारी भी कर रहे होंगे। देखते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आज को हम क्या करते हैं भी BSTC की तैयारी कर रहे हैं LD कर रहे हैं, सीट कर रहे हैं। के लिए हमारी ये आज की क्लास रहने वाली है। फटाफट से एक बार सभी शेयर कर दो अच्छे प्रकार से, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। सिंह जी, कानाराम जी, पूजा चौधरी एंड गर्ल का स्वागत है। अमित सिंह जी, राजस्थान राजस्थान है, पूरी है, राम जी है, मनीषा जी है, सभी का स्वागत है। क्लास की करते हैं शुरुआत। महत्वपूर्ण प्रश्न आती जो हम आ रहे हैं उसी प्रकार से कुछ करेंगे। कि मैं उस वॉल्यूम को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिएगा। आवाज़ के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा और अच्छे प्रकार से क्या है क्लास के अंदर क्या है बताने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका आज का क्या कह रहा है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली है? राजस्थान का वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से हमें अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति हुई है? राजस्थान के किस हड़प्पाई स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली है? बताओ भाई। कालीबंगा से हमें अग्नि वेदिकाएं मिली है, रंगमहल से मिली है, अहाड़ से मिली है, या पीलीबंगा से मिली है? प्रश्न संख्या लिख के आंसर देना है। जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसके बाद हम सीधा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। टाइम हमारा बहुत ही कम वेस्ट करेंगे, जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी इस क्लास को लेने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। तो धनराज जी, भारत जी, चंदन सिंह जी, बिल्कुल ए आंसर आ रहे हैं सबके। कालीबंगा से क्या है, कालीबंगा से हमें हड़प्पा स्थल की क्या है, कुछ अग्नि वेदिकाएं मिली। अगर पुस्तक में प्रश्न आता है कि अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति राजस्थान की कौन सी सभ्यता से हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अग्नि वेदिकाएं राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगला है बैराट सभ्यता की उत्पत्ति का आधार नदी है। बताओ भाई, बैराट सभ्यता है, इसकी उत्पत्ति की आधार नदी कौन सी है? यानी कि बैराट सभ्यता राजस्थान की कौन सी नदी के किनारे अवस्थित हुई? भाई बताओ भाई। बैराट सभ्यता है जो राजस्थान के क्या है, राजस्थान के कौन से नदी के तट पर पनपी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बाणगंगा, पेड़च, बनास या चंबल? विराट सभ्यता कौन से नदी के किनारे, जिस प्रकार से हमारी कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे हैं, इसी प्रकार से बेरार सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? यहाँ पे बी आंसर आ रहा है आप सभी के, बिल्कुल बी वाले सारे राइट हो जाएंगे। बी वाले तो गलत हो जाएंगे भाई। यहाँ पे जो ए बता रहे हैं ना वो राइट हो जाएंगे, बाण गंगा। और इस बाण गंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। यहीं पे क्या है, यहीं पे दोस्तों आपकी कौन सी है, यहीं पे आपकी है बैराट सभ्यता, जयपुर के अंदर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी ए बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताओ भाई, कौन सा युग्म असंगत या गलत है, उसके बारे में आपको बताना है कि ये युग्म क्या है, असंगत है या गलत है। बताओ, निम्न में से कौन सा युग्म है ये असंगत है या गलत है? बिल्कुल मिस्टर रोयंग सिंह खराड़ी है, रवि जी है, वेरी गुड, भरत जी है, सत्यनारायण जी मोदी ए बता रहे हैं। देखो, कुवलैन माला हरिसेन ने लिखी है। समराई किच्चा हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। प्रबंध कोश राजशेखर ने लिखा है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, ये ज्यादा पूछी जाती है, याद रख लेना। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतंग है। और कुवलय माला है, ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये अपने उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुवलय माला है वो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। जो भी ए आंसर बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? वो कौन सा युद्ध है दोस्तों के बाद चौहानों का पतन हो गया? एक तो उत्थान है, उत्थान की ओर मतलब आगे बढ़ना, ऊपर की ओर उठना। ठीक है। हाँ, कोई भी वंश वगैरह ऊपर की ओर उठे उसे उत्थान कहेंगे। दूसरा होता है पतन, कि वो तो सब कुछ या बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसे कहते हैं उसका पतन हो गया। दोनों विलोम शब्द है। किस युद्ध के बाद चौहान साम्राज्य है, चौहान साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है? बताओ भाई, कौन से युद्ध के बाद चौहान साम्राज्य का पतन हो गया? ठीक है, आवाज इतनी ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 वाला, दूसरा युद्ध 1192 वाला, या तराइन का तीसरा? तीसरा ही हो ही नहीं। देखिए, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज क्या करते हैं, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। उसके बाद क्या है,
यहाँ पे भाई क्या है, गुलाम वंश का राज हो जाता है, चौहानों का क्या हो जाता है, एक प्रकार से पतन हो जाता है, चौहान डायनेस्टी खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? बताओ भाई, सबसे पहले मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? रतन सिंह ने किया था, महाराणा प्रताप ने, उदय सिंह ने, या करण सिंह ने? सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? अकबर का मुकाबला करने वाला मेवाड़ का कौन सा शासक था? बताओ भाई। रतन सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, या फिर करण सिंह? अब देखिए यहाँ पे हमारे अंदर कुछ समस्या है, जैसे आप बी आंसर बता रहे हैं, भरत जी राणा बी बता रहे हैं, ठीक है, रवि प्रजापति बी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कत होती है कि हम किसी एक चीज को हाईलाइट है उसके ऊपर ही फिदा है, चाहे उससे प्रश्न है या नहीं है, हमारा ऑप्शन फिक्स रहता है कि अच्छा इसका उत्तर तो यही होगा। यहाँ पे शासक पूछा जा रहा है। 1567-68 के अंदर आप सभी को पता है अकबर आक्रमण करता है, उस समय कौन था मेवाड़ का शासक? उदय सिंह था, महाराणा प्रताप के पिताजी थे। महाराणा प्रताप तो बाद में बने शासक, तो फिर पहले कौन हो जाएगा? उदय सिंह हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेवाड़ में सबसे पहले अकबर का सामना कौन करता है? उदय सिंह करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। घर से पैसे कमाना हुआ अब बिल्कुल आसान ग्लो रोड के साथ। बस आपके हाथ में होना चाहिए। प्रश्न देखिएगा, राजा मान सिंह को फरजंद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दी गई? राजा मान सिंह हैं दोस्तों, उनको फरजंद और राजा की उपाधि है, वो कौन से शासक ने दी थी? हाँ, अजीत सिंह भाग गया था डर के नहीं भागे थे, ये एक रणनीति का हिस्सा था कि राज परिवार क्या है, सही जगह पर जाए, ठीक है। डर के भागा अकबर था, और इस चौहान साम्राज्य के अंदर या राजपूताना साम्राज्य में डर के भागने वाली कौम ही नहीं थी, ठीक है। तो थोड़ी जानकारी आप और बढ़ाइए ताकि आपके लिए अच्छा रहे, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है वरना, और एग्जाम में भी नंबर कट सकते हैं, ठीक है। राजा मान सिंह को फर्जंद व राजा की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दी गई थी? बताओ भाई। अब सम्राट अकबर ने दी थी, जहांगीर ने दी थी, शाहजहां ने दी थी, या शेरशाह सूरी ने दी थी? तो याद रखना है कि राजा मान सिंह है, इसको फर्जंद है, इसकी उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा? बताओ भाई, कानड़ दे प्रबंध है, ये कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा है? हाँ, कानड़ दे प्रबंध है, ये किसके द्वारा लिखा गया? अखिराज ने लिखा है, पद्मनाभ ने लिखा है, हेमचंद्र ने लिखा है, या संवर सिंह ने लिखा? बताओ भाई, कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? जालौर के सुहान शासक कानड़ दे के पुत्र वीरमदेव, इनके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। ये जानकारी पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। जो भी आंसर बता रहे हो वो आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? हुरडा सम्मेलन है, तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन कौन से वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब राजस्थान यानी कि राजपूताना के अंदर मराठाओं का आतंक बढ़ रहा था, तो मराठाओं को रोकने के लिए एक मराठा विरोधी मंच बनाए जाने की बात हुई। में राजस्थान के तमाम राजा, कुछ गुजरात के भी शामिल थे, उन्होंने भीलवाड़ा के अंदर 1734 के अंदर दोस्तों क्या है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। कि इसका उद्देश्य क्या था? मराठा विरोधी मंच बनाना। क्या करना? मराठा विरोधी मंच बनाना, मराठाओं को हम रोक सके मिलके, ऐसा क्या करना? ऐसे एक मंच का तैयार करना। मंच कोई खड़ा रहने के लिए नहीं है, मतलब एक इनकी एकता करनी है आपस के अंदर, ताकि मराठाओं को मिलके रोक सके। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी थी? बताओ भाई, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद, कोटा, खेरवाड़ा, या एरिनपुरा? बताओ भाई। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर क्या है, सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? जहां से क्या है, हमारी 28 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, और ये छावनी अपनी नसीराबाद थी। कौन सी छावनी थी? नसीराबाद थी। कहाँ पर? अजमेर जिले के अंदर। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? वो कौन सी राजपूत रियासत है जिसने सबसे पहले सायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया था? बताओ भाई, सायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? हाँ, सबसे पहले सायक संधि किस राजपूत रियासत के द्वारा की गई थी? अलवर, दौसा, भरतपुर, या करौली? फटाफट से बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा।
अब सभी को पढ़ा रखा है पहले से कि अलवर ने क्या है, अलवर ने सबसे पहले सहायक संधि की थी, उसके बाद कौन करता है, भरतपुर करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर ए ऑप्शन बता रहे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताओ भाई, दूधवा खारा आंदोलन है, ये दूधवा खारा आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है? बीकानेर में हुआ था दूधवा खारा आंदोलन, अलवर में हुआ था, जैसलमेर में हुआ था, या भरतपुर में हुआ था? दूधवा खारा किसान आंदोलन राजस्थान की कौन सी रियासत में हुआ था? तो सभी को याद रहना चाहिए कि दूधवा खारा, बिल्कुल एस के झुंझुनू राइट बता रहे हैं कि कहाँ से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। दूधवा खारा आंदोलन का संबंध कहाँ से है, बीकानेर से है। अगला प्रश्न आपके सामने, गुरु गोविंद गिरी ने के नेतृत्व में संत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व के अंदर जो संत सभा है, संत सभा की स्थापना कब की गई? बताओ भाई, संत सभा की स्थापना कब हुई थी? भीलों के और जो भी आदिवासी है उनको उनके आध्यात्मिक उत्थान वगैरह के लिए क्या है, संत सभा की स्थापना की गई थी। ये संत सभा की स्थापना, बिल्कुल आप सभी राइट आंसर बता रहे, हिम्मत जी मीणा वगैरह, क्या हो जाएगी, 1883 के अंदर की गई थी। जो भी बी आंसर बता रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई? बताओ भाई, बीकानेर प्रजामंडल है, इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 के अंदर। ये स्थापना किसके द्वारा की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मगाराम वैद्य के द्वारा की गई, जमनालाल बजाज के द्वारा की गई, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई, या गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप सभी का आंसर ए आ रहा है, बहुत अच्छा, ए वाले सभी राइट आंसर हो जाएंगे, रोयल आदिवासी भाई साहब वगैरह। क्या हो जाएगा, जतीन जतीन जी जमनालाल बजाज बता रहे हैं, गलत है। मेगाराम वैद्य के द्वारा क्या है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1920 के अंदर। अगला प्रश्न है, अवगा के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा से था, अंग्रेजी सरकार से नहीं, ये मत निम्न में से किसका है? हमने पढ़ा था कि ठाकुर कुशाल सिंह की जांच होती है, जांच में ठाकुर कुशाल सिंह कहते हैं कि मेरी लड़ाई है वो मारवाड़ के राजा तख्त सिंह से थी, अंग्रेजों से नहीं थी। तो इसका सपोर्ट करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन सा है जिसने भी कहा था हाँ बिल्कुल सही बात है कि अवगा का जो ठाकुर कुशाल सिंह था उसका झगड़ा उसके राजा तख्त सिंह से था, अंग्रेजों से उसका कोई भी झगड़ा नहीं था। इस पर दोस्तों बाद में ठाकुर कुशाल सिंह को बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये कथन किसका था? अब एक देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग है इसके अंदर, तनीसा नाम है इसका, हालांकि कुछ नहीं कहना चाहिए, मैंने आजकल फालतू बातें छोड़ दी, लेकिन फिर भी बुद्धि देखिए, एस के झुंझुनू की बुद्धि देखो, एस के झुंझुनू की बुद्धि देखो, ठीक है, इनकी बुद्धि देखो पहले आप। ये कितने टैलेंटेड लड़के हैं वो आप देखो। ये बता रहे मैक मोशन, अब तुम्हें कौन समझाए, क्या मैक मोशन को ठाकुर गुसाल सिंह ने इसका सर काट कर हुआ के किले पर नहीं लटकाया था? बताओ, क्या मैक मोशन का सर काट कर हुआ के किले पर नहीं लटकाया था? लटकाया था। फिर वो लटकता लटकता बोला था वहां पे, क्या उसका सर बोला था? बंदा तो जिंदा ही नहीं है, मर गया, तो वो कैसे बोलेगा कि कुशाल सिंह का झगड़ा तो किससे? कुशाल सिंह का झगड़ा तो राजा से था, हमारे अंग्रेजों से नहीं था। मरा हुआ आदमी पितर बन के आ गया क्या? थोड़ा तो सोच के आंसर दो भाई। इसको मार दिया गया है, तो ये मार दिया गया मरा हुआ आदमी कैसे कह सकता है यार? मतलब बुद्धि नाम की कोई चीज होती है भाई साहब? तुम्हें कह दिया जाए कि गोबर में अंगुली करके चाट दो, तुम चाट लोगे यार? कॉमन सेंस नाम की चीज होती है कि भाई ये व्यक्ति मर चुका है तो ये कैसे गएगा है? ये मर गया था, ये मर गया था, तो दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी तुक्का भी मारे ना, क्योंकि देखो मेजर बर्टन का सर काट दिया गया था, इसको मार दिया गया था, लाउड और प्रिचार्ड दो रहे, तुक्का मारने वाला सही कर दे यार, गजब के आदमी हो तुम। पढ़ते लिखते हो नहीं, सिलेक्शन तुम्हें चाहिए बीएसटीसी में नहीं होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, प्रिचार्ड ने कहा था। किसने कहा था? प्रिचार्ड ने कहा था। आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, बैंक मोशन करके मत आ जाना तुम, एग्जामिनर भी बेहोश हो जाएगा कि कैसे बच्चे आए थे एग्जाम देने के लिए। हैं, मरे हुए आदमी को जिंदा करके कहलवा रहेगी ये वहाँ, सही बात है, इसकी लड़ाई जो क्या हमारे से नहीं थी। पितर बन के आया और फिर किसी के शरीर में एंटर किया और फिर वो उसको वायरा वायरा चढ़ा और उसके बाद वो बोला है क्या है? सबसे कम दामों में फैशनेबल वेस्टर्न वियर, मीशो अभी डाउनलोड करें। बाद वो बोला है क्या है? गजब है भाई साहब, दुनिया सारी गोड़ मोड़ है। अगला देखो, किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? कौन सी छावनी है जहाँ के सैनिकों ने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी? बताओ भाई।
किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी? तो अपन ने कहा था कि एरिनपुरा छावनी वाले है। ये फिर क्या है, दिल्ली की ओर जा रहे थे लेकिन बीच में क्या ठाकुर कुशाल सिंह से भेंट हो जाती है तो नहीं गए। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी वालों ने दिया था। अगला प्रश्न है, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी तो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री रहे। ध्यान रखना, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और जिन्हें जनता प्यार से दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती थी। का नाम क्या है, बताओ भाई। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी कौन से है जो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और जनता जिनको क्या, भरतपुर की जो जनता है वो जनता उन्हें प्यार से दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती थी, बताओ भाई। पंडित अबिन हरी, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी, गोकुल लाल असावा, जमुनालाल बजाज। क्या राइट आंसर हो जाएगा? हाँ, फटाफट से बता दो क्या राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी आंसर आ रहे हैं, गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री कौन था मत्स्य संघ का? किशोर चतुर्वेदी। तो बस बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे सोचने वाली बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, आबू व दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में एकीकरण के किस चरण में विलय हुआ, बताओ भाई। आबू और दिलवाड़ा तहसील है, आबू और दिलवाड़ा तहसील का राजस्थान में विलय कौन, एकीकरण के कौन से चरण में हुआ? आबू व दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय है वो एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था? छठे चरण में हुआ, सातवें चरण में हुआ, आठवें चरण में हुआ या पांचवें चरण में हुआ? आबू व दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के कौन से चरण में हुआ? आबू और दिलवाड़ा को सबसे लास्ट में मिलाया गया था, ठीक है। आबू दिलवाड़ा और अजमेर वीरवाड़ा वाले क्षेत्र ये सबसे लास्ट के अंदर मिले थे, सातवां चरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, बताओ भाई। राजस्थान हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1947, अगस्त 1956, अगस्त 1950, अगस्त 1954। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, फटाफट से बताओ। प्रश्न संख्या है ना ये, वो लिखने वाला मेहनत करता है, ठीक है ना। इसकी थोड़ी वैल्यू कर दो, 18 लिख के फिर आंसर दो ताकि पता चले तुम 18वें का बता रहे हो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं आपके आंसर देख रहा हूँ, आप राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना बता रहे हो। सारे टुकड़बाज है, याद एक को भी नहीं है कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। सारे क्या कर रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं। एक भी बंदे को, सिंगल बंदे को ये पता नहीं है कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। क्यों? अगर पता होता तो वह कहता कि सर ऑप्शन गलत है। क्यों? राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थापना होती है वो अगस्त 1949 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1949 में हुई थी। जो ऑप्शन ही नहीं है तो तुम्हें कैसे बता सकते हो ए, बी और सी है? एक लिख रहा बीएसटीसी का फॉर्म कब भरा जाएगा? भरा भी जाएगा तो क्या उखाड़ दोगे? पता नहीं है हाईकोर्ट की स्थापना कब हो रही है? क्या कर लोगे तुम फॉर्म भर के? ऐसे ही 500 रुपये बर्बाद करने भाई, थोड़ा सा पढ़ लो भाई। अगला, राजस्थान के एकीकरण के समय सरकारी कार्यालय उनके शहर के साथ सम्मिलित करें। जब राजस्थान का एकीकरण होता है तो अलग अलग जिलों को अलग अलग ऑफिस मिलेगी भाई। आज से शिक्षा विभाग का काम ये जिला देखेगा, हाईकोर्ट वाला काम ये जिला देखेगा, खनिज विभाग इस जिले के अंदर रहेगा, कृषि विभाग इस जिले में रहेगा। वैसे अलग अलग विभाग दिए गए, उन विभागों के अंदर क्या है, उन विभागों के अंदर क्या हो जाएगा, उन विभागों में कौन सा किसको मिला, इसका आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के समय सरकारी कार्यालयों और उनके शहर के साथ मिलान करना है। तो आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट कहाँ पे था, हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर था, इतना तो सबको पता है। उसके बाद शिक्षा विभाग आज भी अपना बीकानेर के अंदर है, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उदयपुर खनिज वाला क्षेत्र है, खनन विभाग है मेवाड़ के अंदर। और भरतपुर में क्या है, भरतपुर में कृषि विभाग है। आ गई बात समझ में? पहले में चार आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एक दो और तीन। चार, एक, दो और तीन ऑप्शन नंबर एक के अंदर लिख रखा है, ठीक है। चार, एक, दो और तीन ऑप्शन नंबर इसमें लगेगा ए में, तो जो भी ए आंसर बता रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। भी ए बताया है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल किससे कहा, बताओ भाई। तो आपके कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल किससे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल किससे कहा? अबली मिणी के महल को कहा है, कर्णावती के महल को कहा है, प्रभावती के महल को कहा है, या रूठी रानी के महल को कहा है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा गया है? अबली मिणी का महल है, कहाँ पर है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। अबली मिणी का महल कहाँ पर है? कोटा के अंदर है अबली मिणी का महल। से क्या है जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा गया है? ए ऑप्शन राइट है। किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था, याद रख लेना, ठीक है।
अबेड़ा का महल भी कोटा में है। राजस्थान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली राजस्थान की महिला थी। बताओ भाई, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली राजस्थान की महिला कौन सी थी? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली राजस्थान की महिला थी नगेंद्र बाला, रत्न शास्त्री, भारती देवी या माथुर। बताओ भाई, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली राजस्थान की महिला थी। राजस्थान की किस महिला ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? दोस्तों, नगेंद्र बाला ने क्या है, नगेंद्र बाला ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने, चेतावनीरा चुंगटिया किसके लिखे हुए हैं? बताओ भाई, चेतावनीरा चुंगटिया, ये चेतावनीरा चुंगटिया किसके द्वारा लिखे गए हैं? चेतावनीरा चुंगटिया के लेखक कौन है? चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखे? करणी दास ने लिखे हैं, श्यामल दास ने लिखे हैं, श्याम दास है, प्रेमल मिश्र ने लिखे हैं या केसरी सिंह बाहरट ने लिखे हैं? बताओ भाई, चेतावनीरा चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं डी, बिल्कुल। किसको लिखे थे? महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे। दिल्ली दरबार में जा रहे थे करजन के दरबार के अंदर, तो वहां से रोकने के लिए लिखे थे। 18 सोरठे थे ना। अगला देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान साहित्य अकादमी है, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? फतेह सिंह को, बिल्कुल तनिषा राइट है, फतेह सिंह को। नवजी गुर्जर, चौधरी, सब भाई। राजस्थान साहित्य अकादमी है, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी आपकी उदयपुर के अंदर है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है, बताओ भाई, मुकाम है ये क्यों प्रसिद्ध? मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए, राम स्नेहियों के लिए, दादूपंथियों के लिए, सिखों के लिए। मुकाम है ये क्यों प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, मुकाम है ये विश्नोई संप्रदाय का क्या है? तीर्थ स्थल है। काम किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे जो भी ए आंसर बता रहा है, 24 ए लिख रहा है, उन सब का आंसर राइट है। बाकी वाले सब का क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। मुकाम किसके लिए? विष्णुयों के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ भाई, बादशाह का मेला है, ये बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का, नसीराबाद का, ब्यावर का या झाड़ोल का? बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का प्रसिद्ध है, नसीराबाद का प्रसिद्ध है, ब्यावर का प्रसिद्ध है या झाड़ोल का प्रसिद्ध है? बादशाह मेला भरता है ब्यावर अजमेर के अंदर। कहाँ पर? ब्यावर कहाँ है? ब्यावर अजमेर के अंदर है, तो ब्यावर का प्रसिद्ध हो जाएगा बादशाह का मेला। जो इसी आंसर बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, श्रावण शुक्ल तृतीया को प्रतिवर्ष कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताओ भाई, श्रावण शुक्ल तृतीया को प्रतिवर्ष कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? बताओ भाई, श्रावण शुक्ल तृतीया को हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? अक्षय तृतीया मनाते हैं, गणगौर मनाते हैं, छोटी तीज मनाते हैं या बास्योड़ा मनाते हैं? अक्षय तृतीया वैशाख महीने में आती है, गणगौर चैत्र में आता है, और श्रावण शुक्ल तृतीया को हम मनाते हैं छोटी, क्या मनाते हैं? छोटी तीज मनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो भी सी बता रहे हैं वो राइट है। अगला प्रश्न है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? बताओ भाई, आशापुरा माता है वो कौन से वंश की देवी है? आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की कुलदेवी है, राठौड़ वंश की कुलदेवी है, खिंची वंश की कुलदेवी है या गुहिल वंश की है? आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की कुलदेवी है। नाडोल पाली के अंदर एक मंदिर है, के मंदिर, और महोदरी आशापुरा माता पूछे तो महोदरा जालोर के अंदर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है? बताओ भाई, धरती धोरारी इस कविता के लेखक कौन है? धरती धोरारी, धरती मीठे धोरारी, धरती रो रुतबो ऊंचो। सुना है क्या? बहुत बढ़िया सा गाना है। धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, मीराबाई, लाल नंदा, भगत सिंह? क्या हो जाएगा? सबका आंसर राइट आ रहा है कि धरती धोरारी किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा रचित रचना है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में राजस्थान में कहाँ हुई? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु है 1883 में राजस्थान के अंदर कहाँ पर हुई थी? तब भाई,
स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है 1883 के अंदर। क्या हुआ था 1883 के अंदर? संत सभा बनी थी क्या? है जयपुर में, अजमेर में, नागौर में, अजमेर में। स्वामी जी की मृत्यु कहाँ पे होती है भाई? तो जोधपुर में इनको क्या है दोस्तों, दूध के साथ कुछ कांच के टुकड़े या इनकी जहर वहर कुछ कहा जाता है वो पिलाया गया था। और जैसे ये क्या है, नहनी जान वान सुना होगा आपने, और अजमेर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की सम्मिलित कीजिए। आपको क्या करना है, एक तरफ संप्रदाय लिख रखे है और उन संप्रदाय के प्रवर्तकों को क्या है, सुमेलित करना है। एक तरफ संप्रदाय लिख रखे हैं, एक तरफ क्या है, एक तरफ अजमेर में जहर देकर, अजमेर में जहर देकर नहीं मारा था, जहर जोधपुर में दिया गया था, मृत्यु अजमेर में हुई। सुमेलित करो भाई। देखो, निम्बारक संप्रदाय निम्बारकाचार्य ने चलाया था, नाथ संप्रदाय नाथ मुनि ने चलाया था। ठीक है, दो तो सीधे मिल गए कि बी में 3 आएगा और सी में 2 आएगा। बी में 3 और सी में 2, इसके अंदर ही आ रहा, बाकी कहीं भी आ ही नहीं रहा है। गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु चैतन्य ने चलाया था और परनामी संप्रदाय प्राणनाथ जी ने चलाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भी ए आंसर बता रहा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोगामेडी किस लोक देवता का उपासना स्थल है? बताओ भाई, गोगामेडी है वो किस लोक देवता का उपासना स्थल है? गोगामेडी किस देवता का उपासना स्थल है? पाबू जी का, भैरू जी का, राम जी का, या गोगा जी का? गोगामेडी नाम से स्पष्ट है, गोगा जी का क्या हो जाएगा, गोगा जी का उपासना स्थल हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिना पति के अकेली सती होने वाली देवी है, वो कौन सी देवी है जो बिना पति के अकेली सती हुई थी? जैसे आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं, हुक्म आ रही है, बढ़ा लो थोड़ी। बिना पति के सती होने वाली देवी कौन सी है भाई, बताओ। रानी सती, घेवर माता, मालणा माता, या तिजोरिया देवी? दोस्तों, घेवर माता राजसमंद झील की पहाड़ पर इनका मंदिर बना हुआ है, ये बिना पति के क्या है, सती होने वाली है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। एक तरफ पत्नी का नाम है, दूसरी तरफ लोक देवता है, इनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो बहुत इजी सा प्रश्न है कि आप ज्यादा कुछ पता नहीं तो नेत्रद्रा भरतार भाई है, रामदेव जी को कहा जाता है, ये तो पता। तो डी में 3 आएगा, डी में 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। चलो, पेमल वीर तेजा जी की पत्नी का नाम है, ये तो पता। तो ए में 4 आएगा, ए में 4 देखो इसके अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो पीछे 3 नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सौभाग्यशाली है कि जोधपुरी कोट व पैंट की पोशाक को दर्जा मिला हुआ है। जोधपुरी कोट और जोधपुरी पैंट है, उसको किसका दर्जा मिला हुआ है? राज्य पोशाक का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है, रियासती पोशाक का, या राजस्थानी पोशाक? तो भाई, जोधपुरी कोट और जोधपुरी पैंट है, इसको किसका दर्जा मिला हुआ है? The best camera you can experience. नाइट फोटोग्राफी इस प्राइस पॉइंट पे कमाल है, जो कलर्स हैं और जो डिटेल्स हैं वो काफी प्यारी। एस्ट्रो एडवेंचरर्स के लिए एस्ट्रो लैब्स फीचर आता है, जो एक फ्लैगशिप फीचर है। Look at the designs. Amazing. Just extraordinary. जोधपुरी कोट और जोधपुरी पैंट है, इसको किसका दर्जा मिला हुआ है? जोधपुरी कोट और जोधपुरी पैंट को किसका दर्जा मिला हुआ है? तो दोस्तों, ये एक प्रकार की राष्ट्रीय पोशाक है। कैसी पोशाक है? राष्ट्रीय पोशाक है। पूरे भारत के अंदर इसकी क्या है, शान है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, जीर्ण माता का मेला किस स्थान पर भरता है? बस स्थान पर भरता है, बताओ भाई। जीर्ण माता का मेला है, ये कौन से स्थान पर भरता है? जीर्ण माता का मेला कौन से स्थान पर भरता है? रेवासा के अंदर, कर में, किवाड़ में, या रासमी में? जीर्ण माता का मेला कौन से स्थान पर भरता है? कहाँ पे भरता है जीर्ण माता का मेला? तो जीर्ण माता का मेला आप सभी को पता है, रेवासा सीकर के अंदर भरता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? बताओ भाई, कपिल मुनि का मेला है, ये कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत के अंदर, कोलायत है बीकानेर में, अजमेर में लगता है, भीलवाड़ा में लगता है, या करौली में लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ लगेगा? देखिए, हमने देखा जीर्ण माता का मेला तो रेवासा सीकर के अंदर लगता है, और कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगेगा? कोलायत बीकानेर के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, उर्स मेले की आयोजन की तिथि है, उर्स मेला कब लगता है? बताओ भाई। मेले की आयोजन की तिथि है, प्रतिवर्ष रज्जब की 1 से 3 तारीख तक लगता है उर्स मेला। प्रतिवर्ष रज्जब की 1 से 4 तारीख तक लगता है उर्स मेला। प्रतिवर्ष रज्जब की 1 से 5 तारीख तक लगता है उर्स मेला।
प्रतिवर्ष रजब की 1 से 6 तारीख तक लगता है उर्स मेला। का मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष रजब की क्या है 1 से यहाँ 13 सोरठे, ठीक है 13 सोरठे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 6 तारीख को क्या लगता है? रजब का मेला लगता है। ये उसका मेला लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाहरगढ़ का निर्माता है। नाहरगढ़ का किला है जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ के किले का निर्माता कौन है? नाहरगढ़ के किले का निर्माण है वो किसने करवाया है? बताओ भाई, नाहरगढ़ के किले का निर्माता कौन हो जाएगा? नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? वीर नारायण पंवार ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था, महाराजा मान सिंह प्रथम, महाराजा स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह द्वितीय के करार कराया गया था। ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए? बताओ भाई, राजस्थान का वो कौन सा किला है जिस पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़ का किला या आमेर का किला? राजस्थान के किस किले पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए? राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण होते हैं, उसे सबसे ज्यादा विदेशियों या आक्रांताओं की मार झेलनी पड़ी? तो वो अपने अजमेर का किला है तारागढ़। तारागढ़ कौन सा? दो है तारागढ़, एक मूदी में है एक अजमेर के अंदर है। कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात कर रहे हैं। अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है यहाँ पर क्या होते हैं? सबसे ज्यादा विदेशी मतलब सबसे ज्यादा आक्रमण होते हैं। भीलों के पोपे पाबूजी की फड़ बांधते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? भील जाति के जो भोपे होते हैं वो जब फड़ वाचन करते हैं, फड़ बांचते हैं, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भीलों के भोपे फड़ बाजते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपसे पूछा जा रहा है। रावण हत्ता का, जंतर का, सारंगी का या ढोलक का? बताओ भाई, बाबूजी की फड़ बांचते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। हाँ, थ्योरी कब करवाओगे? थ्योरी नहीं करवाएंगे, ठीक है। एग्जाम तक प्रश्नोत्तरी कराएंगे, कोई थ्योरी वोरी नहीं हो। तो बता देंगे कोई मास्टर अवेलेबल होगा तो आपको थ्योरी पढ़ा सके तो, या मास्टर आया तो थ्योरी करवा देंगे, बाकी कुछ हिसाब से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रावण हत्ता बताने वाले राइट आंसर हो जाएंगे। रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता यंत्र बजाया जाता है। थ्योरी करवाते हैं, हमारा सवाल रहता है